नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 80 और मैं हूं आपके साथ शिवानी शर्मा। उत्तर प्रदेश की राजनीति, मौसम, किसान, अदालत और बड़ी प्रशासनिक खबरों के साथ हाजिर है आज की 15 फटाफट बड़ी खबरें। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सुपरफास्ट बुलेटिन। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आमजन की सुरक्षा के लिए अपने प्राणों की परवाह किए बिना साहसिक कार्य करने वाले एसडीआरएफ, पीएसी, एनडीआरएफ और अग्निशमन सेवा के 8 कर्मियों को सम्मानित किया। उन्होंने कहा कि आपदा प्रबंधन के लिए धन की कोई कमी नहीं है और भविष्य में अन्य विभागों को भी इस पहल से जोड़ा जाएगा। मुख्यमंत्री ने नाविकों तथा मानव वन्यजीव संघर्ष के दौरान लोगों की जान बचाने वालों को भी सम्मानित करने की बात कही। सम्मानित कर्मियों ने अयोध्या, लखनऊ, प्रयागराज, नोएडा सहित विभिन्न स्थानों पर बचाव अभियानों में बहादुरी और उत्कृष्ट सेवा का परिचय दिया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि आपदा प्रबंधन को राष्ट्रीय कर्तव्य के रूप में अपनाना होगा और हर नागरिक को इसके प्रति प्रशिक्षित व जागरूक बनाना आवश्यक है। गोमती नगर में 200 करोड़ रुपए की लागत से बने उत्तर प्रदेश राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण यूपीएसडीएमए के नए भवन का लोकार्पण करते हुए उन्होंने घोषणा की कि होमगार्ड भर्ती में आपदा मित्रों को वरीयता दी जाएगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि आधुनिक तकनीक और अर्ली वार्निंग सिस्टम से जनधन की हानि कम की जा सकती है। उन्होंने स्कूलों, कॉलेजों और स्थानीय स्तर पर नियमित जागरूकता अभियान चलाने तथा संस्थानों में MOU करने के निर्देश दिए। उत्तर प्रदेश सरकार ने पहली बार राज्य के सभी 826 ब्लॉक प्रमुखों को प्रशासक नियुक्त किया है। पंचायती राज विभाग के अनुसार ब्लॉक प्रमुखों का 5 वर्षीय कार्यकाल समाप्त होने के बाद यह आदेश जारी किया गया। इससे पहले जिला पंचायत अध्यक्षों और ग्राम प्रधानों को भी प्रशासक बनाया जा चुका है। प्रशासक के रूप में ब्लॉक प्रमुख केवल नियमित प्रशासनिक और विकास कार्यों का संचालन करेंगे। उन्हें किसी भी नीतिगत निर्णय लेने का अधिकार नहीं होगा। ऐसे प्रस्ताव जिलाधिकारी के माध्यम से शासन को भेजे जाएंगे, जिन पर अंतिम निर्णय सरकार करेगी। उनके अधिकारों को लेकर जल्द विस्तृत दिशा निर्देश जारी किए जाएंगे। उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग अगस्त के पहले सप्ताह से PET 2026 के लिए ऑनलाइन आवेदन शुरू कर सकता है। इस बार आवेदन प्रक्रिया को सरल बनाने के लिए वन टाइम रजिस्ट्रेशन व्यवस्था लागू की गई है, जिससे अभ्यर्थियों को हर बार व्यक्तिगत और शैक्षणिक विवरण दोबारा भरने की जरूरत नहीं होगी। आयोग ने PET स्कोर की वैधता 1 वर्ष से बढ़ाकर 3 वर्ष कर दी है, जिससे उम्मीदवार एक ही स्कोर के आधार पर कई भर्तियों में आवेदन कर सकेंगे। राजस्व, पंचायती राज, ग्राम्य विकास, परिवहन और कृषि समेत कई विभागों में समूह की भर्तियों के लिए PET अनिवार्य रहेगी। योगी सरकार ने BBG रामजी योजना के तहत ग्रामीण क्षेत्रों में महिला कामगारों की भागीदारी बढ़ाने के लिए कार्यस्थलों को महिला अनुकूल बनाने का निर्णय लिया है। उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने निर्देश दिए कि जिन कार्यस्थलों पर 5 वर्ष से कम उम्र के 5 या अधिक बच्चे होंगे, वहां बच्चों की देखभाल के लिए एक महिला की नियुक्ति की जाएगी और उसे निर्धारित मजदूरी दी जाएगी। उन्होंने कहा कि महिलाओं को सुरक्षित वातावरण उपलब्ध कराना सरकार की प्राथमिकता है। साथ ही सभी कार्यस्थलों पर पेयजल, शेड और अन्य जरूरी सुविधाएं सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय राय ने राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले को लेकर केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए राम मंदिर ट्रस्टों को भंग करने की मांग की है। उन्होंने कहा कि मंदिर की व्यवस्था साधु संतों और लंबे समय से सेवा कर रहे लोगों की देखरेख में सौंपी जानी चाहिए। अजय राय ने ट्रस्ट में पूर्व प्रधानमंत्री कार्यालय अधिकारी नृपेंद्र मिश्रा की भूमिका का भी उल्लेख किया। उन्होंने सोनम वांगचुक मामले पर सरकार की कार्रवाई की आलोचना की और सीतापुर में फॉलोवर की आत्महत्या को दुर्भाग्यपूर्ण बताया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस 2027 के चुनाव में महंगाई, भ्रष्टाचार और बेरोजगारी जैसे मुद्दे उठाएगी। मौलाना मोहम्मद अली जौहरी यूनिवर्सिटी के 38 भवनों को ध्वस्त करने के आदेश के विरोध में छात्रों ने मुख्य गेट पर अनिश्चितकालीन धरना शुरू कर दिया है। छात्रों का कहना है कि प्रशासनिक और नक्शों से जुड़े विवादों की सजा विद्यार्थियों को नहीं मिलनी चाहिए। उन्होंने सरकार से मांग की है कि यूनिवर्सिटी को अपने अधीन लेकर भी संचालन जारी रखा जा सकता है, लेकिन हजारों छात्रों का भविष्य प्रभावित नहीं होना चाहिए। प्रदर्शन में अन्य कॉलेजों के छात्र भी शामिल हुए। छात्रों ने कहा कि यूनिवर्सिटी बंद होने से गरीब परिवारों और उच्च शिक्षा ले रही छात्राओं पर सबसे ज्यादा असर पड़ेगा। बसपा सुप्रीमो मायावती ने संसद के मानसून सत्र में हंगामे की आशंका जताते हुए सत्ता पक्ष और विपक्ष से शांतिपूर्ण तरीके से सदन चलाने की अपील की है। उन्होंने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि महंगाई, बेरोजगारी, महिला सुरक्षा, पेपर लीक और भ्रष्टाचार जैसे मुद्दों पर गंभीर चर्चा जरूरी है। मायावती ने राम मंदिर चढ़ावा मामले का भी उल्लेख करते हुए कहा कि ये मुद्दा संसद में उठ सकता है। उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय हालात, रुपए के अवमूल्यन और आर्थिक चुनौतियों पर भी मिलकर समाधान तलाशने की जरूरत बताई। बसपा अध्यक्ष ने कहा कि प्रभावी संसद ही जनहित में बेहतर शासन का आधार है। ज्योतिमठ के शंकराचार्य स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती रविवार को संत कबीर नगर पहुंचे, जहां लोगों ने उनका फूलमाला और ढोल नगाड़ों के साथ स्वागत किया। उन्होंने कहा कि गौ माता की रक्षा, संवर्धन और उन्हें राष्ट्रमाता घोषित करवाना प्रत्येक सच्चे सनातनी का कर्तव्य है। शंकराचार्य ने कहा कि इसी उद्देश्य को लेकर उनका जागरूकता अभियान जारी है। उन्होंने धार्मिक स्थलों और परंपराओं को लेकर विवादित बयानों पर नाराजगी जताई।
अयोध्या राम मंदिर चढ़ावा मामले पर उन्होंने इसे बड़ा घोटाला बताते हुए निष्पक्ष जांच की मांग की। उन्होंने कहा कि सनातन धर्म और गौ सम्मान के लिए उनका अभियान लगातार जारी रहेगा। प्रधानमंत्री सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना में उत्तर प्रदेश ने बड़ी उपलब्धि हासिल करते हुए घरेलू रूफटॉप सोलर स्थापना में देश में दूसरा स्थान प्राप्त किया है। प्रदेश में अब तक 6,74,393 सोलर संयंत्र लगाए जा चुके हैं, जबकि गुजरात पहले स्थान पर है। यूपी में करीब 2,283.8 मेगावाट और क्षमता विकसित हुई है, जिससे लाखों परिवारों को बिजली बिल में राहत मिल रही है। योजना से प्रदेश में 7,000 से अधिक कंपनियां जुड़ी हैं और 85,000 से ज्यादा रोजगार के अवसर बने हैं। रूफटॉप सोलर से भूमि बचत, स्वच्छ ऊर्जा उत्पादन और कार्बन उत्सर्जन में कमी जैसे लाभ मिल रहे हैं। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2027 को लेकर कांग्रेस ने समाजवादी पार्टी से सम्मानजनक सीट बंटवारे की मांग की है। कांग्रेस नेताओं का कहना है कि बिहार चुनाव जैसी स्थिति से बचने के लिए गठबंधन में बेहतर सीटों का चयन जरूरी है। पार्टी कम से कम 2017 में लड़ी गई 105 सीटों के बराबर या उससे अधिक सीटें चाहती है। कांग्रेस का तर्क है कि 2024 लोकसभा चुनाव में सपा कांग्रेस गठबंधन को सफलता मिली थी। वहीं सपा नेताओं का कहना है कि सीट बंटवारे का अंतिम फैसला शीर्ष नेतृत्व जमीनी समीकरणों और चुनावी परिस्थितियों को देखते हुए करेगा। दोनों दल गठबंधन जारी रखने के पक्ष में हैं। समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव ने नीट परीक्षा में कथित अनियमितताओं को लेकर भाजपा सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने सोशल मीडिया पोस्ट में सवाल उठाया कि नीट या चैट है। अखिलेश ने आरोप लगाया कि सरकार जिम्मेदारी तय करने और इस्तीफा लेने से बच रही है। उन्होंने कहा कि घपलों के खुलासों के डर से जवाबदेही तय नहीं की जा रही है। अखिलेश ने पेपर लीक और भ्रष्टाचार के मुद्दे पर सरकार को घेरा। वहीं यूपी कांग्रेस ने भी नीट परिणामों में गड़बड़ी का आरोप लगाते हुए केंद्र सरकार और एनटीए से जवाब मांगा है। मामले को लेकर सियासत तेज हो गई है। राजधानी में शनिवार से 2 दिवसीय प्रो एक्सपो 2026 का शुभारंभ हुआ। हिल्टन गार्डन इन में आयोजित इस एक्सपो में 30 से अधिक बड़े ब्रांड अपनी फ्रेंचाइजी और बिजनेस मॉडल के साथ शामिल हुए। आयोजन का उद्देश्य युवाओं, उद्यमियों और निवेशकों को कम निवेश में व्यवसाय शुरू करने, फ्रेंचाइजी लेने और विशेषज्ञों से मार्गदर्शन प्राप्त करने का अवसर देना है। एक्सपो में सरकारी योजनाओं, बिजनेस लोन, वित्तीय सहायता और मार्केटिंग से जुड़ी जानकारी भी दी जा रही है। यह आयोजन प्रदेश सरकार की स्वरोजगार, स्टार्टअप और निवेश को बढ़ावा देने वाली नीतियों को मजबूती देने वाला बताया जा रहा है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश ने गन्ना उत्पादन में नया रिकॉर्ड कायम किया है। पेराई सत्र 2025 से 2026 के आंकड़ों के अनुसार मेरठ परिक्षेत्र के 6 जिले प्रदेश के टॉप 10 गन्ना उत्पादक जिलों में शामिल हुए। बागपत, गाजियाबाद, मेरठ, बुलंदशहर, अलीगढ़ और हापुड़ ने प्रति हेक्टेयर उत्पादन में बेहतर प्रदर्शन किया है। गन्ना विभाग के अनुसार उन्नत प्रजातियों, ट्रेंच विधि से बुवाई, संतुलित उर्वरक प्रबंधन और आधुनिक तकनीक के इस्तेमाल से पैदावार बढ़ी है। प्रदेश में शामिल 959.12 कुंटल प्रति हेक्टेयर उत्पादन के साथ शीर्ष पर। अधिकारियों का कहना है कि बेहतर उत्पादन से किसानों की आय और आर्थिक स्थिति में सुधार हो रहा है। और 20 जुलाई 2026 को उत्तर प्रदेश में मानसून सक्रिय रहने की संभावना है। पश्चिमी यूपी के कई जिलों में बादल छाए रहने के साथ हल्की से मध्यम बारिश और गरज चमक के आसार हैं। मेरठ, गाजियाबाद, नोएडा, हापुड़, बुलंदशहर, बागपत और मुजफ्फरनगर में मौसम सुहावना रहने तथा कुछ स्थानों पर बारिश होने की संभावना है। पश्चिमी यूपी में तापमान में मामूली गिरावट से लोगों को उमस भरी गर्मी से राहत मिल सकती है। हालांकि बारिश के दौरान जलभराव और बिजली गिरने जैसी स्थितियों को देखते हुए लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी गई है। तो ये थी आज की 15 फटाफट खबरें। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक, शेयर व कमेंट जरूर करें। धन्यवाद।